Good morning, students. Welcome back to my personal YouTube channel, इनसेट मुरलीधर मानसिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। पिछले अध्ययन सत्रों में हमने प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के कारण एवं लक्षणों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम लोग प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को कैसे पहचानें इसके बारे में अध्ययन करेंगे। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की पहचान करने के लिए हमें मानव मिति परीक्षण, आहार सर्वेक्षण, लक्षण परीक्षण, जैव रासायनिक परीक्षण, जैव सांख्यिकी तथा कुछ वातावरणीय कारकों का सहारा लेना पड़ता है। मानव मिति परीक्षण। मानव मिति परीक्षणों द्वारा पोषण स्तर का आकलन करने के लिए उम्र के अनुरूप विविध माप लेकर अंकित कर लेने चाहिए। विविध मापों को अंकित करने के लिए एक सामान्य प्रारूप की आवश्यकता होती है। आप इस स्लाइड में भी देख रहे होंगे कि ये 1 से 5 वर्षीय बालकों के मानव मिति परीक्षण के लिए प्रारूप है, जिसमें बालकों के नाम के साथ उनकी आयु एवं वजन अंकित करके ऊंचाई तथा सिर, छाती व ऊपरी मध्य भुजा के घेरों का माप अंकित किया जाता है। इसी प्रकार एक वयस्क व्यक्ति के मानव मिति परीक्षण के लिए उनकी आयु के साथ साथ वजन एवं ऊंचाई तथा त्वचा वलन की मोटाई, ट्राइसेप, बाइसेप, अधो अंशफलक अर्थात सब स्कैपुलर एवं श्रोणि के ऊपर यानी कि सुप्रा इलियक क्षेत्रों में त्वचा वलन की मोटाई के माप लिए जाते हैं। आपने मानव मिति परीक्षणों से माप तो ले लिए, किंतु अब इन मापों को आप किस तरह से आकलन करेंगे कि पोषण स्तर का अंदाज़ा लगा सकें, तो इसके लिए हमें पहले कुछ मानक तालिकाएं देखनी पड़ती हैं जो उम्र के हिसाब से वजन तथा ऊंचाई एवं त्वचा वलन की मोटाई या सिर, छाती व ऊपरी मध्य भुजा के घेरों के माप को प्रदर्शित करती हैं। ये मानक तालिकाएं विविध वैज्ञानिकों द्वारा स्वस्थ बालिकाओं पर किए गए परीक्षणों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मानव मिति परीक्षणों से पोषण स्तर के आकलन के लिए विविध मापों के लिए मानक तैयार किए, जिन्हें हम संदर्भ मानक भी कहते हैं। इन संदर्भ मानकों से प्रत्यादर्श के मानकों की तुलना की जाती है तथा प्रतिशत में उनके विभिन्न माप जैसे कि प्रतिशत ऊंचाई, प्रतिशत वजन, प्रतिशत सिर एवं छाती या ऊपरी मध्य भुजा के घेरे इत्यादि में हम उनको कन्वर्ट कर लेते हैं। प्रतिशत मापों में कन्वर्ट करने के बाद हम इन आंकड़ों की विभिन्न वैज्ञानिकों ने दिए गए पोषण स्तर के आकलन के लिए डिग्री या वर्गीकरण से हम तुलना करते हैं। जैसे इस स्लाइड में आपको 2 वर्गीकरण दिए हैं। गोमेज ने 1956 में उम्र के हिसाब से वजन को मापने के लिए पोषण स्तर का वर्गीकरण दिया, जिसका जो बच्चों का मानक वजन था, बच्चों के जो वजन थे उनको NCHS के माध्यम पर चेक किया गया और यदि बच्चे का वजन 60% से कम है तो वो गंभीर कुपोषित है, 60 to 75% है तो मध्यम कुपोषित, 75 to 90% तो अल्प अर्थात हल्का कुपोषण उसको है, और अगर बच्चे का वजन 90% से अधिक है तो बच्चा सामान्य है। इसी प्रकार IAPC ने इन कैटेगरीज में थोड़ा परिवर्तन करते हुए उसको 80% से ऊपर के बालक को ही सामान्य बालक कहा, जबकि 50% से अधिक कम वजन होने पर चतुर्थ श्रेणी यानी कि गंभीर कुपोषण का माना। अगली स्लाइड में मैं आपको 10 बच्चों के मापों के उदाहरण बता रही हूँ। देखिए यहाँ 10 बालकों के वजन किलोग्राम में नोट कर रहे हैं, जिसमें न्यूनतम वजन 9.5 किलोग्राम से अधिकतम वजन 14 kg है इन बच्चों का। अब इनकी बच्चों का प्रतिशत वजन निकाला। प्रतिशत वजन निकालने के लिए हमने वास्तविक वजन जो बच्चे का था उसको मानक वजन से भाग दिया। ये 14 किलोग्राम 4 वर्षीय बालकों के वजन है, जिसमें मानक वजन 16.7 किलोग्राम माना है रेफरेंस टेबल से, और अगर किसी बच्चे का वास्तविक वजन 14 किलोग्राम है और मानक वजन 16.7 kg है तो उसका प्रतिशत वजन 83.8% हो जाता है। इसी प्रकार से आप देखिए जिस बच्चे का वजन 10 किलो था उसका मानक वजन 59.9%, जिसका वजन 12 किलोग्राम था उसका 71.8% निकला, तथा 14 किलोग्राम वाले वजन वाले व्यक्ति का
मानक प्रतिशत वजन 83.8% निकला। प्रतिशत वजन निकालने के बाद हमने जब इनको गोमेज और IAPC इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के वर्गीकरण में बच्चों को वर्गीकृत किया, तो आप तालिका में देखिए कि गोमेज क्लासिफिकेशन से जहां 2 बच्चे गंभीर कुपोषण की श्रेणी में आ रहे थे, वहीं IAPC के क्लासिफिकेशन के हिसाब से एक भी बच्चा गंभीर रूप से कुपोषित नहीं था। गोमेज के वर्गीकरण में जहां एक भी बच्चा स्वस्थ एवं सामान्य बालक नहीं था, वहीं IAPC के क्लासिफिकेशन में रखते ही 3 बच्चे सामान्य स्वस्थ बालक तथा 10 में से कुल 6 बच्चे माइल्ड प्रथम डिग्री के कुपोषण से लेकर स्वस्थ बालकों की श्रेणी में आ गए। चूँकि भारतीय बच्चों के वजन थोड़े से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से कम ही होते हैं, अतः इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स ने अपना अलग से क्लासिफिकेशन दिया। इसी प्रकार से उम्र के अनुरूप ऊंचाई जो है, यानी कि प्रतिशत लंबाई जो है वो बौनेपन या हम ये कहें दीर्घकालीन कुपोषण की स्थिति को दर्शाती है। और अगर आपकी प्रतिशत लंबाई 80% से कम है तो आपको बौनापन से ग्रसित माना गया है। 80 से 93% कम ऊंचाई, 93 से 105% सामान्य ऊंचाई में रखा गया तथा 105% से अधिक ऊंचाई अगर है तो अधिक ऊंचाई में। ये क्लासिफिकेशन मैक्लेरन द्वारा दिया गया है। इसी के अनुसार हमने ये देखा कि ऊंचाई जो है वो कभी कभी वातावरण के साथ साथ आनुवंशिकता से भी प्रभावित होती है। इसीलिए पोषण स्तर का ठीक आकलन करने के लिए ऊंचाई के अनुरूप मापन किया गया, और ऊंचाई के अनुरूप मापन का जो वर्गीकरण है वो भी मैक्लेरन का ही हमने लिया है। तालिका में देखिए, यदि ऊंचाई के हिसाब से बच्चे का वजन 75% से कम है तो बच्चा भयंकर कुपोषित है, तथा ऊंचाई के हिसाब से अगर बच्चे का वजन 120% से अधिक है तो बच्चा मोटापे का शिकार है। वहीं 90 से 110% के बीच अगर बच्चे का वजन उसकी ऊंचाई के हिसाब से तो बालक सामान्य श्रेणी में आता है पोषण स्तर की। वाटरलॉ ने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कुपोषण को जांचने के लिए अपना स्वयं का एक पोषण स्तर के लिए वर्गीकरण दिया, जिसमें उसने 2 संकेतकों उम्र के अनुसार प्रतिशत वजन तथा ऊंचाई के अनुरूप प्रतिशत वजन 2 संकेतकों का इस्तेमाल किया। और उसने कहा कि जब उम्र के हिसाब से वजन 90 डिग्री से ज़्यादा हो और ऊंचाई के हिसाब से वजन 80% से ज़्यादा हो तो आपका बच्चा सामान्य व स्वस्थ है। लेकिन अगर वजन उम्र के हिसाब से कम है किंतु ऊंचाई के हिसाब से वजन उम्र के हिसाब से 90% से कम है तथा ऊंचाई के हिसाब से भी वजन 80% से कम है तो बच्चा दुबला है और अल्पकालीन कुपोषण का शिकार है। यदि वजन कम है किंतु ऊंचाई के अनुरूप वजन ठीक है, 80% से अधिक है, यानी कि बच्चे की ऊंचाई कम है, तो बच्चा दीर्घकालीन कुपोषण से ग्रसित है, जिसको हम पौष्टिक बोनापन भी कहते हैं। और दोनों ही स्टैंडर्ड अगर उम्र के अनुसार वजन भी कम है और ऊंचाई के अनुरूप वजन भी कम है तो बच्चा दुबला पतला भी है और बौना भी है, यानी कि इसको अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार का कुपोषण है। वेलकम ने ये देखा कि प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण विशेषकर क्वाशियोरकॉर में सूजन की उपस्थिति के कारण जो बच्चे का वजन है वो आप उसको तुलना नहीं कर सकते उम्र के हिसाब से प्रतिशत वजन में, तो उसने उम्र के हिसाब से प्रतिशत वजन के साथ प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के लक्षण सूजन को भी शामिल करा और ये पाया कि अगर प्रतिशत वजन 80% से अधिक है और सूजन नहीं है तो बच्चा सामान्य बालक है। लेकिन बच्चे का वजन अगर 60 से 80% के बीच सूजन उपस्थित है जो कि क्वाशियोरकॉर का सिम्टम है तो बच्चा क्वाशियोरकॉर से ग्रसित है। इसी प्रकार से बच्चा अगर का वजन 60% से कम है और सूजन नहीं है तो बच्चा सूखा रोग से ग्रसित है। कुपोषण के प्रकार के साथ साथ कुपोषण कितने लंबे समय से है यह देखने के लिए 3 संकेतकों उम्र के मुताबिक प्रतिशत ऊंचाई, उम्र के मुताबिक प्रतिशत वजन तथा ऊंचाई के मुताबिक प्रतिशत वजन का उपयोग किया गया। तथा आप देख रहे हैं जब तक तीनों ही माप सामान्य होते हैं तो बच्चा सामान्य होता है और जब तीनों ही माप कम है तो बच्चा तात्कालिक एवं दीर्घकालिक दोनों प्रकार के कुपोषण से ग्रसित होता है। उम्र के अनुरूप ऊपरी भुजा के घेरे, ऊपरी भुजा का घेरा जो है वो
क्वोशियोरकॉर्ड की अवस्था में ऊपरी भुजा में मांसपेशियों की उपस्थिति होती है और मांसपेशियों की क्षति जो है वो प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का बहुत ही इम्पॉर्टेंट संकेतक है, जो कि क्वोशियोरकॉर्ड के सूजन के द्वारा भी प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इस हिस्से में सूजन नहीं आती है। तो ऊपरी भुजा की घेरे अगर बहुत ज़्यादा कम है तो बच्चा भयंकर कुपोषित है। और ऊपरी भुजा की घेरे का माप अगर मानक मानकों से 85% से अधिक है या बराबर है तो बच्चा सामान्य बालक की श्रेणी में आता है। इसी प्रकार वजन व ऊंचाई को उपयोग में करते हुए कुछ गणितीय संकेतकों का यूज़ किया गया, जैसे कि क्विटलेट इंडेक्स, जो कि राव एंड सिंह द्वारा उपयोग में लिया गया सन 1970 में। ये पूर्व बाल्यावस्था के बालकों के पोषण स्तर के आकलन के लिए, जिसमें वजन को ऊंचाई के स्क्वायर से भाग देकर इंडेक्स निकाला गया। इस तरह डगडेल इंडेक्स में 1971 में डगडेल ने पाया कि कुपोषित बालकों के लिए वजन बटा ऊंचाई स्क्वायर के स्थान पर जो मान है वो कुछ कम प्राप्त होता है, तो उसको वजन को ऊंचाई स्क्वायर से भाग देकर ऊंचाई का 1.6 को 1 वर्ष के पश्चात बालकों का पोषण स्तर ज्ञात करने के लिए उपयुक्त माना। जब हम वयस्कों के पोषण स्तर के आकलन की बात करते हैं तो 20 से 21 वर्ष की उम्र के आसपास लंबाई में वृद्धि रुक जाती है और इस दौरान ऊंचाई के मुताबिक वजन वयस्कों के मांसपेशी तथा वसीय ऊतकों के बाहर का संकेत देता है। वयस्क के वजन किलोग्राम एवं ऊंचाई वर्ग मीटर के अनुपात को ही बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। BMI का शरीर में वसीय ऊतकों के संग्रह से बहुत अच्छा संबंध है, जब वयस्क के पोषण स्तर के लिए बहुत अच्छा संकेतक है। वयस्क के शरीर में ऊर्जा के संग्रहण व ह्रास की स्थिति तथा स्वास्थ्य पर मंडराने वाले खतरे को भी ये संकेत करता है। जेम्स एटॉल एवं लुइस एटॉल ने BMI के आधार पर पोषण स्तर का निम्नानुसार वर्गीकरण करा। उसने ये पाया कि अगर BMI 16 पॉइंट से कम है तो आप में दीर्घकालीन ऊर्जा का अभाव है और 30 डिग्री कुपोषण से ग्रसित है। वहीं अगर BMI 20 से 25 के मध्य है तो आप सामान्य बालक है, किंतु BMI जब 25 से 30 के बीच में है तो आप अतिभार यानी कि प्रथम डिग्री के मोटापे और 30 से अधिक है तो आप अत्यधिक भार यानी कि द्वितीय डिग्री के मोटापे से ग्रसित हैं। ये हमने बात कही थी मानव मिति परीक्षणों के आधार पर कैसे आप प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को पहचानेंगे कि आप अल्प पोषण की तरफ बढ़ रहे हैं या अति पोषण यानी कि अति भार एवं मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। आहार सर्वेक्षण के द्वारा भी पोषण स्तर को ज्ञात करने के लिए हम यूज़ करते हैं। यह पोषण स्तर को ज्ञात करने की वह विधि है जिसमें प्रति व्यक्ति, प्रति इकाई, संस्था, परिवार या समूह द्वारा ग्रहण किए गए भोज्य पदार्थों के प्रकार एवं उनकी मात्रा पर हम जानकारी एकत्रित करते हैं। तत्पश्चात संतुलित आहार तालिकाओं, बैलेंस डाइट टेबल्स तथा पोषक तत्वों के लिए प्रस्तावित दैनिक आहारिक मात्राओं, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस की टेबल से विश्लेषण किया जाता है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के आकलन के लिए आहार सर्वेक्षण के लिए आप किसी भी उपयुक्त विधि का चुनाव कर सकते हैं, जैसे भोज्य सूची या इन्वेंट्री मेथड, जो कि हॉस्टल्स एवं मेसेस के लिए उपयोगी है। भोज्य पदार्थों के वजन द्वारा ये थोड़ी समय श्रम खर्च करने वाली तथा इसमें जो आपके सब्जेक्ट्स है प्रत्यादर्श उनसे आपको बहुत ज़्यादा कॉपरेशन की ज़रूरत होती है। भोज्य पदार्थों के व्यय के स्वरूप द्वारा ये इनडायरेक्ट मेथड है। भोजन इतिहास विधि, डाइट हिस्ट्री मेथड, मौखिक प्रश्नावली विधि जो कि स्टैंडर्डाइज कप सेट के साथ 3 दिन तक रेगुलर उपयोग में ली जाती है। दोहरे नमूने की विधि, डुप्लीकेट सैंपल विधि तथा आहारी अंक विधि या लेखा विधि। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को मापने के लिए हम लोग प्रायः मौखिक प्रश्नावली विधि तथा भोजन इतिहास विधि का कॉम्बिनेशन से उपयोग करते हैं, जिससे हम बच्चों के द्वारा या वयस्कों के द्वारा प्रतिदिन ग्रहण किए गए भोजन तथा उस भोजन के द्वारा ग्रहण अंतर्गृहित पोषक तत्वों की मात्रा का सही आकलन कर लेते हैं। लक्षण परीक्षणों की जब हम बात करते हैं तो बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की अवस्था में प्रायः निम्न लक्षण देखे जाते हैं। क्वोशियोरकॉर्ड की जब हम बात करते हैं तो सूजन जो कि आंखों के चारों तरफ, चेहरे पर, हाथों में और पैरों में, विशेष रूप से पिटिंग एडिमा यानी कि दबाने पर गड्ढा सा बन जाता है जो कि अपने आप जल्दी से बढ़ता नहीं है। बालों के रंग में डिसपिगमेंटेशन परिवर्तन देखा जाता है। बाल आसानी से टूटने लगते, ईजी प्लकेबिलिटी, पतले पतले छितरे और सीधे स्ट्रेट बाल हो जाते हैं। मांसपेशी क्षति वैसे तो क्वोशियोरकॉर्ड में भी देखी जाती है, किंतु
मरासमस के केस में ये बहुत अधिक देखी जाती है। त्वचा संबंधी परिवर्तन जैसे कि डिफ्यूज पिगमेंटेशन, यानी कि कहीं कहीं त्वचा के रंग में हल्कापन आना, या फ्लेकी पेंट डर्मेटाइसिस, पेंट पपड़ी नुमा त्वचा होना, मनोगत्यात्मक परिवर्तनों, साइकोमोटर चेंज की जब हम बात करते हैं तो बच्चे का IQ कम हो जाता है तथा उसकी काम करने में रुचि और कंसंट्रेशन भी कम हो जाता है। बच्चे का चेहरा क्वाशियरकोर में मून फेस, चंद्रमुख के आकार का गोल मटोल सूजन के जैसे, तथा मरासमस की स्थिति में सूखा रोग से ग्रसित होने के कारण बंदर जैसा चेहरा दिखाई देता है। इसी के साथ साथ हिपेटोमेगली यानी यकृत का आकार भी बढ़ जाता है। इन लक्षणों के देखने के साथ साथ हम कुछ जैव रासायनिक परीक्षणों के द्वारा भी पोषक तत्वों की कमी का आकलन करते हैं। इस परीक्षण में पोषक तत्वों की कमी के कारण उत्पन्न होने वाले लक्षणों के पूर्व ही हम विविध परिवर्तन देख सकते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण में रक्त के एल्बुमिन स्तर में गिरावट आती है, जिसे हम हाइपोएल्बुमिनीमिया भी कहते हैं। साथ में मूत्र द्वारा उत्सर्जित होने वाले क्रिएटिनिन की मात्रा में भी गिरावट आती है। लो यूरिनरी क्रिएटिनिन एक्सक्रीशन, इसी अवस्था में सीरम अमीनो अम्ल असंतुलन परीक्षण यानी कि सीरम अमीनो एसिड इम्बैलेंस तथा हाइड्रोक्सी प्रोलिन उत्सर्जन परीक्षण के परिणाम भी असामान्य पाए जाते हैं। तो इन विविध जैव रासायनिक परीक्षणों के द्वारा आप प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का अनुमान लगा सकते हैं। कुपोषण के समुदाय विशेष में विविध बीमारियां जैसे कि क्षय रोग, अन्य संक्रमण तथा मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को बहुत अधिक प्रभावित करता है। क्षेत्र विशेष के सांख्यिकी डेटा उस समुदाय के पोषण स्तर के आकलन हेतु अप्रत्यक्ष संकेतक का कार्य करते हैं। जैव सांख्यिकी के विविध डेटा आंगनवाड़ी केंद्र, विद्यालय, PHC केंद्र, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स, डिस्पेंसरी एवं अस्पतालों से प्राप्त कर सकते हैं। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के आकलन के लिए निम्न जैव सांख्यिकी आंकड़ों का निरीक्षण किया जाता है, जैसे शिशुओं में बीमारी की दर, मॉर्बिडिटी रेट, विद्यालय से ड्रॉप आउट रेट, कितने बच्चे प्रतिवर्ष विद्यालय पढ़ने जाने से छूट रहे हैं, शिशु मृत्यु दर, इन्फेंटाइल मोर्टेलिटी रेट, 1 से 5 वर्ष के बच्चों की मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर तथा 1 से 5 वर्ष के बच्चों में बीमारी की दर और मृत्यु की दर। ये आंकड़े जब बहुत अधिक होते हैं तो ये कुपोषण की गंभीरता को प्रदर्शित करते हैं किसी भी समुदाय में। वातावरणीय कारक जैसे कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष में बार बार बाढ़ या सूखे की स्थिति होना, तटीय प्रदेशों में आंधी तूफान आना, बेमौसम की बारिश से फसलें खराब हो जाना इत्यादि प्रदेश के उत्पादन तथा प्रति व्यक्ति भोजन की उपलब्धता को प्रभावित करते हैं। किसी भी क्षेत्र विशेष में हम पानी की उपलब्धता को, वहाँ की हरियाली को, वहाँ के जनसंख्या घनत्व को तथा सफाई व स्वच्छता इत्यादि वातावरणीय कारकों को देखकर भी वहाँ के रहने वाले लोगों के पोषण स्तर का अनुमान लगा सकते हैं। वातावरणीय कारक भी अप्रत्यक्ष रूप से क्षेत्र के पोषण स्तर को प्रभावित करते हैं। मुझे आशा है कि आज की वीडियो लेक्चर में दी गई जानकारी, जो कि कुपोषण विशेषकर प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को पहचानने के लिए ज़रूरी है, आपको भली बातें समझ में आ गई होगी। आगे के अध्ययन सत्रों में हम प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से कैसे बचें तथा क्या चिकित्सकीय उपचार कर सकते हैं और क्या सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए जा रहे हैं जिससे कि क्षेत्र विशेष में या राष्ट्र में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की समस्या कम से कम होती जाए एवं स्वास्थ्य में उन्नति होती जाए। धन्यवाद।